नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर में जो बीएड का पेपर है, पाठ्यक्रम में भाषा या भाषा में पाठ्यक्रम, उसकी क्लास शुरू की थी। हमने उसके बारे में पहले क्लास में जानकारी प्राप्त की थी और कुछ शुरुआत की थी। तो जो हमारे विशेषता के रूप में जो चल रही थी, तो हमने कल इसकी 3 विशेषताएं ली थी। भाषा विचार का एक अटूट संबंध बताया था, भाषा अभिव्यक्ति का सांकेतिक साधन के रूप में बताया था, भाषा का संबंध परंपरा से होता है ये बताया था। अब हम आज इसकी चौथी विशेषता के रूप में लेंगे, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने परिवार में अगर किसी भी तरह से भाषा हो, लेकिन वह अब एक स्तर पर आने के बाद में अपनी भाषा में परिवर्तन कर लेता है, तो अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति हम कहते हैं ना कि धन तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन शिक्षा मनुष्य की कोई भी नहीं चुरा सकता। उसी प्रकार हर एक मनुष्य चाहे कुछ कैसा भी हो, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन जो उसका व्यवहार है, वो व्यवहार उससे कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति में अगर अच्छाई है, तो वो अच्छाई वो कोई भी उससे ले नहीं सकता है। कोई भी उसको ये नहीं कह सकता है कि भाई तेरी ये अच्छाई हट जाए। क्यों? कि अच्छाई उसके अंदर है, वो खुद चाहता है कि मैं इस तरीके से रहूं। एक जो बुरा है, तो कभी भी हम अगर वो खुद नहीं चाहेगा, तो हम उसकी बुराई को कभी भी हटा नहीं सकते हैं। तो अर्जित संपत्ति है, यानी कि उसकी खुद की बनाई हुई वो संपत्ति है। तो भाषा के द्वारा हम पहले भी बात कर रहे थे कि भाषा के द्वारा मनुष्य व्यवहारिक भी बनता है, तो मनुष्य अव्यवहारिक भी बनता है। फिर तीसरे 5वें रूप में हम लेते हैं कि भाषा आदात्य सामाजिक वस्तु है। क्यों? कि हर एक समाज की एक भाषा होती है। हर एक समाज में कोई न किसी न किसी शब्द में, किसी न किसी रूप में भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थानी है, लेकिन वह राजस्थानी भी राजस्थान में रहने वाले एक राजस्थान के एक जोधपुर को ही हम खाली लें, जोधपुर में भी अगर हर धर्म के, हर समाज के व्यक्ति रहते हैं, तो उनकी भाषा में कुछ भी राजस्थानी भाषा होते हैं, कुछ भी छोटे से छोटा परिवर्तन होता आवश्यक है। तो वो क्या है? एक सामाजिक वस्तु के रूप में। फिर देखा जाए तो भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, हमने ये पहले भी ना क्लास में भी बात की थी। भाषा परिवर्तनशील कैसे हो सकती है? कि मनुष्य चाहे बचपन से लेकर कैसी भी भाषा सीखी हो, लेकिन जैसे जैसे वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो अपने अनुसार अपनी भाषा को परिवर्तन भी करता है। एक तरह से इस तरीके से। दूसरी तरीके से, जैसे कि जो साधारण भाषा है, जिसे मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा हर एक बच्चा सीखता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो हिंदी भाषा के रूप में सीखता है, इंग्लिश भाषा के रूप में सीखता है। फिर अगर वो कहीं पर अदर जगह, दूसरी जगह जाता है, या अपने मित्रों के साथ या अपने आस पड़ोस के साथ में दूसरी भाषा के लोगों के साथ रहता है, तो वो उनकी भाषा भी सीखता है, तो उसकी भाषा परिवर्तन हो जाती है। और एक जगह आने पर अगर चाहे पढ़ने के रूप में जाए, चाहे वो नौकरी करने के रूप में जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो भी उसकी भाषा परिवर्तन हो जाती है। तो इसलिए भाषा परिवर्तनशील भी है। फिर है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। ये तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर भाषा नहीं आएगी तो हम किसी भी प्रकार पढ़ नहीं सकेंगे। आज आप लोग चाहे बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, आप इतनी प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हो, तो पुस्तकें पढ़ते हो और आप पढ़ते हो और पढ़कर उसका फटाक उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हो। ये कब संभव हुआ? ये तो है नहीं कि अगर आप बचपन में आपको कह दिया जाए कि आप विज्ञान की किताब पढ़ो, आप सामाजिक ज्ञान की किताब पढ़ो, आप गणित की किताब पढ़ो और आप समझ जाओ, तो ये कोई भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि जब तक आपको भाषा ही नहीं आएगी, भाषा का अर्थ ही नहीं आएगा, तो आप उसको कैसे समझ पाओगे? तो ज्ञान का प्रमुख साधन है। जब आप भाषा सीख पाओगे, तभी तो आप क्या करोगे? आप आगे कुछ ना कुछ अलग सीख पाओगे। देखो, एक समय आने के बाद में, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप कुछ भी लो, कोई भी किताब पढ़ते हो, तो पढ़कर जो वाक्य पढ़ते हो और उसका फटाक से उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हो। आपको कोई बात कही जाती है, आप किसी को सुनते हो, तो आप क्या करते हो? उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हो। तो इस तरीके से क्या है, भाषा हमारा जो सीखने का है, वो भी एक मुख्य रूप है। फिर उसके बाद में ये तो हो गई भाषा की प्रकृति या विशेषता के रूप में। अब हमने ये तो हो गई मौखिक रूप से भाषा बोलना। अब खाली भाषा बोलने से तो होता नहीं है। क्यों? कि हम खाली बोलने तक ही भाषा होती सीमित, तो आज हम यहाँ तक नहीं आते। अगर मौखिक रूप में ही होती, तो आज हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पूर्वज, हमारे जो पौराणिक है, तो उसमें क्या था, वो कब संभव हुआ?
वो लिखने के रूप में हुआ, क्योंकि जब तक लिखित रूप नहीं होगा तब तक हमारी कही गई बात आगे नहीं पहुंच पाएगी। लिखने का जब तक प्रयास नहीं होगा, क्योंकि बोलने से तो क्या, हम कोई बात करते हैं तो आगे अगर किसी को वो बात कहते हैं तो उस बात में या तो 2-4 शब्द जुड़ जाएंगे या 2-4 शब्द कम हो जाएंगे, लेकिन वो जैसे ज्यों के त्यों आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए लिपि का होना आवश्यक है। तो लिपि के लिए जो लिपि का उद्भव और विकास कब हुआ, तो देखो सबसे पहले हमारे यहाँ जो प्राचीन लिपि के रूप में थी वो क्या कहलाती थी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि यानी कि जो जानवरों के खुर होते हैं, पाँव होते हैं, तो खरोष्टी लिपि यानी कि जिसको कि समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है, वो 400 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में उसके चिन्ह मिलते हैं। इस कारण हमें ये पता है कि वो खरोष्टी लिपि है जो कि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। फिर उसके बाद में खरोष्टी लिपि के बाद में जब मनुष्य रूप में आए तब ब्रह्म लिपि हुई। ब्रह्म लिपि जिसे कि संस्कृत की लिपि कहा जाता है, उसमें जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं वह थी, और जो संस्कृत की जो लिपि थी, तो संस्कृत पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था या राजघरानों का था। इसके अलावा संस्कृत को ना तो कोई पढ़ पाता था और ना ही कोई समझ पाता था। तो ये कम से कम 3 समय तक ये चली। 3 काल में ये सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल जिसे कहा जाता है वैदिक युग से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक हमारी क्या चली, ब्रह्मलिपि चली। ठीक है, फिर उसके बाद में बौद्ध काल में भी चली। बौद्ध काल में जब चली, जो प्रागैतिहासिक में चली, तो वो किस रूप में चली, संस्कृत के रूप में चली। ठीक है, वैदिक काल के रूप में हुई और संस्कृत के रूप में, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या लिखे गए, सिर्फ जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, वही लिखे गए। फिर बौद्धिक काल में हुई, तो बौद्धिक काल में जो बुद्ध ने जो अपने शास्त्रों की रचना की, उसमें सिर्फ वही लिखे गए, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा गया। उसमें जो अक्षर होते थे, उन अक्षरों का जो आकार होता था वह गोल होता था। ठीक है, फिर तीसरे रूप में वो चली गुप्त काल में। जब गुप्त काल में चली तो ये दक्षिण में और उत्तर में इसका हुआ। दक्षिण और उत्तर में जब हुआ तो इस भाषा को तेलुगु और तमिल भाषा के रूप में लिया गया, और उत्तर में हुई तब इसे कन्नड़ और मलयालम के रूप में लिया गया। तो ये तो क्या हुआ, हमारा जो पुरानी प्राचीन लिपि थी वो थी। ठीक है, फिर जैसे हमारा हिंदी का है, तो हिंदी के रूप में ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर जब ये प्रागैतिहासिक भाषा थी, बौद्ध काल की भाषा थी, गुप्त काल की भाषा थी, लेकिन हमारे यहाँ पर ये शुरू से ये रहा है कि हमारे यहाँ पर बाहरी लोग ज़्यादा आकर अपना राज्य का अधिकार करते आए। तो उसी राज्य के अधिकार में हमारे यहाँ पर सबसे पहले सिंध से जो लोग आए, और जो सिंध से लोग आए उनकी भाषा थी सिंधी भाषा। उस सिंधी भाषा को हमने धीरे धीरे, जैसे हमारे यहाँ पर जो शब्द लिए गए, शब्द में भी एक अपभ्रंश नाम आता है। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। तो जब हमारी आदत में है कि हम किसी भी चीज़ को बिगाड़े बिना रहते ही नहीं हैं। जैसे आप लोग अगर यहाँ के हो, बाकी जगह का तो मुझे इतना है नहीं, यहाँ के हो तो यहाँ के लोगों की एक विशेषता है, जोधपुर के लोगों की एक विशेषता है कि वह स को ह के रूप में पढ़ते हैं। जैसे साबुन को बोलेंगे हाबुन, सड़क को बोलेंगे हड़क, किसी का नाम शांति है तो उसको बोलेंगे हांती। तो उसी प्रकार वो जो सिंधी था, उस सिंधी को धीरे धीरे बदलते हुए, उसका बिगड़ा हुआ रूप लेते हुए उसको हिंद से उन्होंने हिंदी को हिंदी कर दिया, और आज हम उसको हिंदी के रूप में लेते हैं। अब जब हिंदी के रूप में लेते हैं तो हिंदी से पहले, हिंदी तो अब है, उससे पहले जो हर एक छोटी जगह पर जो बोली जाती थी उसको भाषा का नाम दिया जाता था। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ब्रज भाषा पढ़ते हैं, अवधी पढ़ते हैं, कन्नौजी पढ़ते हैं, तो ये सब क्या थी, ये एक भाषा थी। लेकिन देखो इतनी भाषाएं होनी संभव नहीं है। तब क्या हुआ कि ये जो छोटी जगह पर जो अलग अलग रूप में बोली जाती है, तो उनको नाम क्या दे दिया, बोली यानी कि बोलने वाले, बोलकर व्यक्त करने वाले, तो उनको क्या नाम दे दिया, बोली। और उनको सबको किसके अंतर्गत ले लिया, हिंदी के अंतर्गत ले लिया कि ये सब किसकी है, हिंदी की बोलियाँ। क्यों कि पूरा क्षेत्र किसका है,
हिंदी का है। और हिंदी के क्षेत्र में अलग अलग जगह बोलने वाली बोलियाँ, जिस तरीके से हमारी पूरी जो संस्था है वो क्या है, सेंट्रल मॉडर्न, ठीक है। और उसमें अलग अलग क्या है, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, ये अलग अलग क्या है उसके पार्ट है। तो उसी प्रकार जो हमारी एकमात्र में है तो वो क्या है, हिंदी है। और हिंदी के रूप में सब जगह बोलने वाली वो क्या कहलाई, बोलियों के रूप में कहलाई। तो जो हिंदी की बोलियों के रूप में कहलाई वो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी के रूप में, जो पश्चिम की हिंदी की बोली जाती है उसको पश्चिमी हिंदी के रूप में, और उसके उपभाषा के रूप में और उसके वर्ग के रूप में, उसे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से दो वर्गों में बांटा गया, ठीक है। एक पश्चिमी और एक पूर्वी। एक पश्चिम में बोलने वाली और एक पूर्व में बोलने वाली जो बोलियां थी उनको क्या कहा गया। तो सबसे पहले हम लेंगे पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं, कि जो पश्चिमी बोली में उसकी उपभाषाएं, यानी कि जो बोली के रूप में उनको बोली नहीं कह के और उसे क्या कह दिया गया, उपभाषा के रूप में कह दिया गया। तो उसमें सबसे पहले खड़ी बोली, तो खड़ी बोली किसकी है, कोरवी की है, और वो कहाँ बोली जाती है, रामपुट में बोली जाती है। फिर मुरादाबाद, मेरठ, फिर उसके बाद में हरियाणवी कहाँ पे, हिसार में और पटियाला में। फिर उसको क्या कहते हैं, बागरू। फिर ब्रज भाषा जो आगरा में बोली जाती है। फिर उसके बाद में कन्नौजी जो कन्नौज में बोली जाती है और इटावा में बोली जाती है। फिर उसके बाद में बुंदेली जो मेरठ में बोली जाती है और झांसी में बोली जाती है। फिर उसके बाद में निम्मोड़ी जो नीमच में बोली जाती है। ये 6 बोलियां ऐसी है जो पश्चिम की हिंदी उपभाषा के रूप में कहलाती है, ठीक है। उसके पश्चात अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, ये तो क्या हो गई कि जो हिंदी की जो छोटी छोटी जगह पर बोली जाती है जिसको कि बोली के रूप में या उपभाषा के रूप में कहा गया उसके लिए। फिर अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से पंजाबी पंजाब में, राजस्थान में, पहाड़ी इलाके में बोलने जाने वाली पहाड़ी बोली। फिर अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से सोरसेनी अपभ्रंश जो कि हमारी पौराणिक भाषा है, पौराणिक भाषा की ऐसी भाषा जिसको कि आज हम उसका अपभ्रंश यानी कि बदला हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। जैसे माचा कोई शब्द नहीं है, लेकिन क्या है, हमारा पूरा पौराणिक शब्द है और उसे हम आज तक बोलते आए हैं। आज तक जो पलंग है संस्कृत का पर्यंक है, उसे हम आज तक माचे के रूप में बोलते आए। फिर उसके बाद में हमने कहा था कि पूर्वी हिंदी की उपभाषा वर्ग बोलियाँ कौन कौन सी है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और बघेली है, ठीक है। फिर उसके बाद में बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियाँ जो बिहार में बोली जाती है वो क्या है, मैथिली है, मगही है और भोजपुरी है, ठीक है। फिर चौथे रूप में ये आती है राजस्थानी, जो कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। राजस्थान में भी कौन कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी, ढूंढारी, हाड़ौती, मेवाती और मालवी। ये सब किस में आती है, राजस्थानी में होती है, जो पूरे राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। फिर मैंने ये कहा था पहाड़ी भाषा, जिसे पहाड़ों पर बोली जाती है, जो ऊंचे स्थान है वहाँ पर बोली जाती है। तो वहाँ कौन सी बोली जाती है, गढ़वाली, कुमाऊनी, सिरमौर, जौनसारी, भद्रवाही और चमेयाली। ये भाषाएं कहाँ बोली जाती है, पहाड़ों पर, पठारों पर, जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बोलियों को अलग अलग रूप में बांट दिया और एक हिंदी के रूप में इनको उपभाषा के रूप में इनको ले लिया, ठीक है। अब हमने भाषा सीख ली, भाषा के बाद में जो पहले बोली जाती थी उसको उपभाषा के रूप में ले लिया और बोलियों के रूप में ले लिया, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हर जगह अपनी एक भाषा है। जैसे कर्नाटक में जाओगे तो कन्नड़ भाषा है, गुजरात में जाओगे तो गुजराती भाषा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी चले जाओ वहाँ एक अपनी स्वयं की एक अलग भाषा है, ठीक है। तो उसके अलावा भाषा के अलग अलग रूप भी होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ये बात किया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार में से भाषा सीखता है। तो जो परिवार से भाषा सीखता है, जो अपनी माँ से भाषा सीखता है, उसे हम मदर टंग कहते हैं, यानी कि मातृभाषा के रूप में सीखते हैं, ठीक है, उसे मातृभाषा
कहा जाता है। तो जो माता के मुख से जो बच्चा सुनता है, बोलता है और सीखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। दूसरे रूप में होती है प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा के रूप में। ठीक है। तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा के रूप में जिस प्रदेश के हम, जिस क्षेत्र के हम, और उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसे हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा के रूप में लेते हैं। तो ये प्रादेश, देखो मैं जो आपको ये बात कर रही हूँ, तो जो हमारा ये सिलेबस है वो आज का नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन भी है, इसमें अब कुछ नई भाषाएं भी जोड़ दी गई है। लेकिन हमारे सिलेबस में जब ये सिलेबस बनाया गया था तब क्षेत्रीय भाषा के रूप में 12 भाषाओं को ही मान्यता मिली हुई थी। तो वो 12 भाषाओं में जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को लिया गया। तो ये भाषा हमारी कौन सी कहलाई? प्रादेशिक भाषाएं कहलाई या क्षेत्रीय भाषा के रूप में कहलाई। और इनको ही जो 8वीं सूची में, फिर बता रही हूँ आपको, कई बच्चों के ये कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि हमारी ये लाइव क्लास नहीं है, हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं है, इसलिए मैं आपको, कई बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि आज 12 से ज़्यादा भाषाएं, लेकिन जो हमारा सिलेबस जब बना था उस समय 8वीं सूची बता रही हूँ मैं, भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं सूची में इन 12 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त हुई थी, इन 12 भाषाओं को ही माना गया था। ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय भाषा हिंदी है या नहीं है, उसके बारे में भी कन्फ्यूज़न है। मैंने बीएससी वालों के तो ये हमने बातचीत के दौरान इसको क्लियर किया था कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था और जब यहाँ पर बहुत से ऐसे कानून थे जो कि अंग्रेज़ों के लिए थे, बहुत से ऐसे कार्य थे जो अंग्रेजी में थे, तो उस समय हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था और ये कहा था कि 14 सालों तक, जब तक कि हिंदी पूर्ण रूप से बढ़ोतरी में नहीं आ जाए, सब जगह नहीं हो जाए, तब तक अंग्रेजी में काम होगा। उसके बाद में पूर्ण रूप से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन वह आज तक भी संभव नहीं हुआ। क्यों? कि आज हम पूर्ण रूप से हिंदी को छोड़कर हम पूर्ण रूप से हर जगह इंग्लिश में ही कार्य करते हैं। क्यों? कि आज जो भी कार्य हो रहा है वह कंप्यूटर के माध्यम से ज़्यादा होता है, और कंप्यूटर के माध्यम से होना, एक अंग्रेजी में होना आसान होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, अगर हम कोई फॉर्म भरने जाएं और उस फॉर्म को हम शुद्ध हिंदी में हमें दे दिया जाए तो हमें ये समझना भी मुश्किल हो जाएगा कि उस फॉर्म को भरना क्या है। और अगर वही फॉर्म इंग्लिश में होता है तो हम बहुत सी बातों को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था सिर्फ 14 सितंबर 1949 में हिंदी के रूप में। ठीक है। और उस समय राजभाषा का ये मिला था किसको? अंग्रेजी में। राजभाषा यानी कि जिसमें राज कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है। फिर सांस्कृतिक भाषा के रूप में संस्कृत और हिंदी, जिसमें कि हम हमारी संस्कृति का बखान कर सकें, हम हमारी संस्कृति के बारे में बता सके, उसके लिए संस्कृत को और हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई थी। उसके बाद में विदेशी भाषा के रूप में रूसी, चीनी, जर्मनी, फ्रांच, अंग्रेजी, इन सबको अंग्रेजी भाषा के रूप में बताया गया था। तो इस तरीके से हमारे जो भाषा के विभिन्न रूप हैं वो मातृभाषा के रूप में, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, सांस्कृतिक भाषा के रूप में और विदेशी भाषा के रूप में लिया गया था। तो ये हमारे क्या हो गए? भाषा के विविध रूप के रूप में हो गए। ठीक है। उसके बाद में इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे।